सोचें कि एक मुल्क है जो अंधेरों में डूब रहा है, बिजली गायब, पानी बंद और जिंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। ये आज के क्यूबा की कहानी है और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पूरी की पूरी कौम इस हाल तक पहुंची कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक पूरी कौम इस तरह तारीकी में डूब रही है। और देखें, ये मसला सिर्फ बिजली का नहीं है, ये तो उन लाखों लोगों की रोज़मर्रा की जद्दोजहद की कहानी है जो इस अंधेरे का मुकाबला कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है वहाँ? क्यूबा के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। पूरे मुल्क में घंटों लंबे ब्लैकआउट, ये तो अब वहाँ का मामूल है, जिसका असर ये है कि स्कूल बंद पड़े हैं, कारोबार ठप हैं, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी तक नहीं आ रहा। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि सरकारी टीवी और रेडियो की नशरियात तक बंद हो गई हैं। और अगर माशी बहरान की गहराई देखनी हो तो सिर्फ ये एक मिसाल ही काफ़ी है। 240 क्यूबन पीसो, ये वहाँ की औसत माहाना पेंशन है। और जानते हैं इससे आता क्या है? सिर्फ 1 दर्जन अंडे। जी हाँ, पूरे महीने की पेंशन में सिर्फ 1 दर्जन अंडे। इसीलिए तो वहाँ लोग दर्जनों के हिसाब से नहीं बल्कि एक एक अंडा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, तो ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरे बहरान की जड़, इसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है तेल। देखें, क्यूबा खुद ज़्यादा तेल पैदा नहीं करता, तो अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए वो हमेशा से दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करता आया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। इसका आधे से ज़्यादा तेल यानी 51% सिर्फ एक मुल्क से आता था, और वो था वेनेजुएला। अब जाहिर है, जब आप एक ही जगह पर इतना इन्हिसार करेंगे तो आपकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है। और ये चार्ट हमें असल कहानी बताता है। पहले जहां वेनेजुएला रोज़ाना हज़ारों बैरल तेल भेजता था, वो तादाद कम होते होते अब तकरीबन 0 पर आ गई है। बिल्कुल ज़ीरो। तेल की ये सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। ये क्यूबा की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, बल्कि एक कारी ज़र्ब थी। तो फिर असल सवाल ये है कि आखिर वेनेजुएला से ये तेल आना बंद क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब हमें सीधा अमेरिका ले जाता है, वॉशिंगटन। क्यूबा को मजीद तेल या पैसा नहीं मिलेगा, 0। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के, यानी ट्रंप इंतजामिया ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दी थी। ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, ये एक पूरी हिकमत अमली थी जिसका मकसद क्यूबा की मईशत का गला घोंटना था। तो ये पूरा सिलसिला चला कैसे? बहुत सीधा साधा है। पहला कदम, अमेरिका ने वेनेजुएला पर शदीद तरीन दबाव डाला और उसकी मईशत पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। दूसरा कदम, इस दबाव की वजह से वेनेजुएला की तरफ से अपने इत्तेहादी क्यूबा को जो सस्ता तेल मिलता था वो सप्लाई बंद हो गई, और नतीजा, क्यूबा एक शदीद तवानाई और इंसानी बहरान में डूब गया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। इस अमरीकी पॉलिसी पर क्यूबा की हुकूमत का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त था। उन्होंने इसे एक नाम दिया, हेनोसिडियो इकोनॉमिको, यानी मुआशी नस्लकुशी। ये लफ्ज़ ही बता देता है कि वो इस इल्ज़ाम को कितनी संजीदगी से लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी सख्त पॉलिसी अपनाई ही क्यों? इस क्यों को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने कारोबारी मफादात, और दूसरा फ्लोरिडा की सियासत। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे। उनकी टीम वहाँ होटल के कारोबार के लिए मंसूबे बना रही थी। लेकिन जैसे ही वो सदर बने, उनका मौक़िफ़ 180 डिग्री पर बदल गया। अब वही क्यूबा उनके लिए एक नाकाम रियासत बन गया और हुकूमत की तब्दीली का एक बेहतरीन मौका। और इस पॉलिसी को शक्ल देने में एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, सेनेटर मार्को रूबियो। खुद क्यूबन तारकीन वतन के बेटे होने की वजह से उनका सख्त मौक़िफ़ इंतज़ामिया की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ। उनका ये बयान ही काफ़ी है कि अगर मैं हवामा में होता और हुकूमत में होता तो मैं फ़िक्रमंद होता। तो इस पूरी पॉलिसी के पीछे एक साफ सीधी सियासी वजह भी है। फ्लोरिडा, जो कि एक बहुत अहम रियासत है, वहाँ क्यूबन अमेरिकन वोटर्स की एक बड़ी तादाद है, और उनमें से बहुत से वोटर्स क्यूबा के खिलाफ सख्त पॉलिसी को पसंद करते हैं। तो ये पॉलिसी फ्लोरिडा में वोट हासिल करने का एक अहम जरिया भी थी। लेकिन बात सिर्फ फ्लोरिडा के वोटों की नहीं थी। एक उससे भी बड़ा इनाम था जो दांव पर लगा हुआ था, और वो था अमरीकी खारजा पॉलिसी का 60 साल पुराना अधूरा ख्वाब। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। 1959 में क्यूबा में कास्ट्रो की हुकूमत आई।
उसके बाद कैनेडी, निक्सन, रेगन, ओबामा कुल 13 अमरीकी सुदूर आए और चले गए, लेकिन क्यूबा की हुकूमत अपनी जगह कायम रही। 60 साल से ज़्यादा का अरसा। यह अमरीकी खारजा पॉलिसी की एक ऐसी नाकामी थी जिसे कोई भी सदर कामयाबी में नहीं बदल सका था। तो सोचें, जो भी अमेरिकी सदर ये काम कर दिखाता वो तारीख में अपना नाम लिखवा लेता। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर के लिए, जो बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने कितनी जंगें ख़त्म की, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। ये कहने का मौका मिलता कि देखो, मैंने वो कर दिखाया जो मुझसे पहले 12 सुदूर नहीं कर सके। ये एक ऐसी ज़ाती मिरास थी जिसके लिए शायद हर हद पार की जा सकती थी। और यहीं पर आकर हम एक बहुत अहम सवाल पर रुक जाते हैं कि खारिजा पॉलिसी कब कौमी मफाद का मामला रहती है और कब वो किसी रहनुमा की ज़ाती मीरास बनाने का एक प्रोजेक्ट बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसकी कीमत कौन अदा करता है? जाहिर है, क्यूबा के आम लोगों की तरह, वही लोग जो अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं।